Hello everyone, welcome back. So this is the question number 34 related to the salary. So इसके जो प्रॉब्लम है इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? सो बेसिक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इन विच आपके पास बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ. तो आप क्या करोगे, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बेसिक सैलरी आपके पास आ जाएगी 3 लाख. आफ्टर दैट आपके पास डीएनएस अलाउंसेस है 5,000 पर मंथ, लेकिन 3,000 एंटर्ड इनटू पे ऑफ रिटायरमेंट. तो 5,000 पर मंथ है तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, बाकी 3,000 रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एंटर्ड हैं, तो आपके पास 60,000 हो जाएगा. बोनस आपके पास यही रहेगा. सैलरी इन ल्यू ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड लीव 15,000. तो सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव के आधार पे जो सैलरी मिल रही है आपकी 15,000. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको 15,000 पर मंथ है. सो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 1500 है, 1500 मल्टीप्लाई बाई आप क्या कर दोगे 12. दैट्स मीन आपके पास ये 18,000 एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आ जाएंगे. और उसके बाद हम बात करते हैं क्लब बिल के बारे में. एंड इसमें जो आपके पास क्लब बिल दिया गया है वो नीचे है 7200. तो ये पूरा का पूरा अमाउंट इसका टैक्सेबल रहेगा. तो 7200 आपके पास क्लब बिल आ जाएगा. एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो 13% है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का. तो आप सब जानते हैं कि जो एग्जम्प्टेड रहता है वो 12% रहता है. तो हम कैसे निकालेंगे उसको आगे मैं करती हूँ. सबसे पहले हम 13% ऑफ सैलरी निकालना है. सैलरी कितना है आपके पास, दिस इज टू 30% ऑफ सैलरी. सबसे पहले आपको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो सैलरी में आपके पास क्या रहेगा, बेसिक सैलरी 13% में आपके पास बेसिक सैलरी. तो बेसिक सैलरी आपके पास कितनी है 3 लाख. आफ्टर दैट आपके पास डीए बोला है जिसमें से आपको जस्ट ओनली 2,000 पर मंथ के हिसाब से लेना है, 3,000 पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि 3,000 पर मंथ के हिसाब से एंटर है. तो आप 3,000 पर मंथ के हिसाब से लेंगे, आपके पास आ जाएगा 36,000. तो 3,36,000 के ऊपर आपने 13% कैलकुलेट करना है और ये निकल के आएगा 43,680. और इसमें से अपने माइनस कर देना है 12% एग्जम्प्टेड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा 12% तक एग्जम्प्टेड रहता है. तो आप क्या करोगे 3,36,000 पे 12% निकालोगे तो ये अमाउंट रहेगा आपका 40,320. इन दोनों को आप इसमें से लेस कर दोगे, आपके पास 3,360 अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा. तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट रहेगा, यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा 3,360 टैक्सेबल. आफ्टर दैट आपने कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फिनिश्ड एकोमोडेशन. अब वैल्यू ऑफ फिनिश्ड एकोमोडेशन आप देखेंगे कि आपके पास फिनिश्ड हाउस कंसेशन 3,000 पर मंथ है, पॉपुलेशन 65,000 लाख की है, 15% ऑफ सैलरी हम निकालेंगे. फेयर एंटर वैल्यू 6,500 पर मंथ है, कॉस्ट ऑफ नेचर 3 लाख प्लस 50,000 है. गार्डनर को आप 1,000 पर मंथ जो है वो आप पे कर रहे हो. सो पेमेंट कितनी कर रहे हैं आप 3,000 पर मंथ. तो 36,000 आप लेस कर दोगे उसमें से. आपकी इस तरह इसकी कैलकुलेशन आपने किस तरह से करनी है मैं वो बता देती हूँ आपको. सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 15% ऑफ सैलरी निकालना है. 15% ऑफ सैलरी. अब सैलरी में क्या क्या चीजें आनी है, एक तो आपके पास इसमें टैक्सेबल अमाउंट भी आप इंक्लूड करते हैं जो अलाउंसेस का है 3,36,000 आपके पास दिए आ जाएगा. उसके बाद आप बोनस इसमें ऐड करोगे. एंड आफ्टर दैट आपके पास एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 20,000 बोनस का, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 18,000 आपने इसमें ऐड करना है. इसका आपने 15% निकालना है.
जब आप इसका 15% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट 3,74,000 का 15%। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 56,100। आफ्टर दैट आप क्या ऐड करते हो 10% ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना है 3,50,000। तो 3,50,000 का आपने 10% इसमें ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट 35,000। एंड देन आपने 56,100 को भी प्लस करना है 35,000 में, तो आपके पास 91,100 प्लस हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने कितना पेमेंट, रेंट का पेमेंट कर रहे हो आप खुद 3,000 पर मंथ, तो यानी कि आप 36,000 साल का दे रहे हैं। ये अमाउंट रेंट का आप लेस कर दोगे इसमें से जो आप पे कर रहे हो 36,000। तो आपके पास रेंट फ्री अकोमोडेशन कितनी बच जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट 55,100। तो आपके पास जो रेंट फ्री अकोमोडेशन रहेगी इसकी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 55,100। ठीक है। इसके बाद आपके पास आपने प्लस करना है, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। दिस इज लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट आप पे कर रहे हो, जिसमें कि आप ऑन प्रीमियम LIC, जैसे आपके पास कितना है वाइफ लाइफ के ऊपर 15,000 आप पे कर रहे हो, मेजर सन के ऊपर आप 12,000 पे कर रहे हो, एंड ऑन LIC प्रीमियम भी आप पे कर रहे हैं, एंड डिपॉजिट टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर भी पे कर रहे हैं 20,000, पब्लिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 24,000। तो आप सब इस अमाउंट को आप प्लस करोगे, एंड ऑन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। जो हम कितना कर रहे थे, हमने कैलकुलेट किया था ऑन कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ईच सेम था। तो ये भी आप 80C की तहत डिडक्शंस में आप क्लेम करोगे। तो ये आपकी टोटल डिडक्शंस 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगी। तो आई थिंक ये आप प्लस करोगे तो 1.5 लाख के अंदर ही आएगा सारा अमाउंट। सो आप 80C के तहत इस डिडक्शंस को लेस कर सकते हो बाद में। आपको मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि आपने टोटल अमाउंट करना है। सबसे पहले आपने क्या निकालनी है, ग्रॉस सैलरी, जो आपकी किस किस अमाउंट से निकल के आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड करोगे 3 लाख, 60,000, 18,000 एंड 55,100, 7,200। इसका अमाउंट कितना था 3,360। आफ्टर दैट ये अमाउंट आपने प्लस करना है। जब आप इस अमाउंट को प्लस कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस सैलरी जो है निकल के आ जाएगी 4,78,660। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस को लेस करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA के तहत आप लेस करते हैं। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपने इसमें से लेस कर देनी है, एंड आफ्टर दैट आपको 4,28,660 अमाउंट जो है वो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा। इसके बाद आप 80C की डिडक्शन भी आप इसमें से लेस कर सकते हो। 80C की डिडक्शंस अंडर सेक्शन C के तहत आप इसको लेस करेंगे, 1.5 लाख तक होनी चाहिए, और टोटल अमाउंट जो है आपका कंट्रीब्यूशन का वो बनेगा 1,34,680। तो ये आपने 1,34,680 इसमें से लेस कर देना है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास यहाँ पे रहेगा 2,93,980। ठीक है, अगर आप 80C की डिडक्शन को लेस कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस किया है तो आपके पास अमाउंट इतना ही रहेगा।